Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, नमस्कार, आपका स्वागत है। शुक्रिया। शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Sonu. Well, we begin with the headlines. Industrial production grows by 3.2%. Inflation moved up by 5%, up to 5%. BSE Sensex closes at a record high of 36,548. Nifty crosses the 11,000 psychological mark. And government raises threshold limit for filing appeals in tax cases. औद्योगिक उत्पादन 3.2% की दर से बढ़ा। मुद्रास्फीति बढ़कर 5% पर पहुंची। सेंसेक्स 36,548 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 11,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर पहुंचा। और सरकार ने कर संबंधित मामलों में याचिका दायर करने के लिए न्यूनतम सीमा में की बढ़ोतरी। Industrial production grows by 3.2% in May against 2.9% expansion in the same month last year. According to official data, retail inflation moves up to 5% in June from 4.87% in May. क्या कहेंगी आप यामिनी, जो आज फिगर्स आई हैं मैक्रो इकोनॉमिक, हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं है, अभी रिलीज हुई हैं। 3.2% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई में और 5% सीपीआई यानी कि मुद्रास्फीति, कैसे दिखाई दे रही है आपको ये फिगर्स? क्या दर्शा रही हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति के बारे में? जैसे नीति आयोग के कुछ अथॉरिटीज ने कहा है कि जो है इकोनॉमिक हमारी जो है बहुत अच्छे स्पीड पर ग्रो कर रही है। ये माना जा रहा है कि वो 8% से ऊपर का ग्रोथ रेट अचीव कर सकती है। ये उसी की तरफ एक कदम नजर आता है जहां पे इंडस्ट्रियल इंडेक्स बढ़ोतरी की तरफ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है 53% जैसे की है, तो वो एक एक्सपेंशन की इकोनॉमी दिखा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ना लाजमी है क्योंकि जो है एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो है बढ़ोतरी की तरफ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन एक कुछ स्तर पर रहना चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो बहुत निचले स्तर पे भी अच्छा नहीं होता और बहुत ऊंचे स्तर पे भी बहुत अच्छा नहीं होता। इसकी रेंज 4% से लेकर के 6% के बीच में रहे तो ये अच्छा माना जाता है। Well, we're joined by Shogata Bhattacharya, Senior Vice President, Head Research, Axis Bank. Hello. Hello. Hello, Mr. Bhattacharya, and welcome to Market Mantra. Thank you so much. Well, industrial production growing up by 3.2%. Is this a healthy sign? Of course, we've just had the world's biggest mobile manufacturing factory being inaugurated by the Prime Minister in Noida. So we are going ahead with the ease of doing business? Yes, I think the government has certainly taken a lot of steps. This month's number, remember, I mean, the IIP number is a very volatile number. I mean, moves up and down every month, so you need to look at a trend. This number was a little lower than what we had expected, but I think adjusting for some peculiar items in the IIP, the actual growth rate should have been above 4%. So I think this is still a healthy expansion, and particularly if you see the internals, a lot of capital goods, a lot of manufacturing, machinery, etc. has grown very high growth. So I think the internals also show that growth is good. मिस्टर भट्टाचार्य, जैसे अभी हमारी स्टूडियो एक्सपर्ट कह रही थी कि जून पीएमआई 53 से ऊपर आया है, और भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जून के जो ऑटो सेल्स हैं, हम देख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स 37% से ज्यादा, कमर्शियल व्हीकल्स 41% से ज्यादा। क्या ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद जून में ये और पिकअप हो आईआईपी फिगर्स? जैसा आपने कहा कि आपको 4% की आशा थी, क्या हम एक पिकअप की आशा कर सकते हैं? जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा
कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपने जो कहा उसके सिवाय बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ की भी जो नंबर हम देखते हैं वो अभी 12.5% के ऊपर ग्रो कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। बहुत सारे प्लांट्स में आरबीआई के डेटा दिखाते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत टाइट हो गया, काफी पहले जितना था उसके कंपैरिजन में बहुत टाइट हो गया। तो ये सब डेफिनेटली दिखला रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज पिकिंग अप। और उसके बाद क्या होगा, मैंने हमारा आशा है कि थोड़ा आगे जाते हुए आगे चलते ग्रोथ विल इम्प्रूव। मिस्टर भट्टाचार्य, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो जून में 5% आया है, जो 4 to 6% का जो एक थ्रेशोल्ड रखा है आरबीआई ने, उसके ऑलरेडी मिड वे पहुंच गया है। आपको क्या लगता है, और एंड इट्स लाइक राइजिंग ट्रेंड अगर हम पिछले महीने के मुकाबले में देखें, तो आपको लगता है कि आरबीआई जो अपनी पॉलिसी है अगस्त 1 में उसमें क्या डिसीजन लेगी? क्या हम एक और रेट इंक्रीज की शायद हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ फिगर्स भी थोड़ी सबड्यूड हैं? जी तो आपने तो बिल्कुल सही कहा। एक तो है कि ये राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन ये जून महीने के जो नंबर हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर, वो हमारे अंदाजे में सबसे दिस इज द हाई। इसके बाद वाले महीने में बहुत कुछ गड़बड़ी नहीं हो तो इसके बाद से इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कमता दिखना चाहिए। इसके सिवाय आप जो आईआईपी के भी नंबर बोल रहे थे कि इतना अभी स्ट्रांग नहीं है कि सडनली प्राइसिंग पावर कॉर्पोरेट्स के पास आ जाए। अभी बात चल रही थी कि हमारे जो रिसेंटली हम लोग देख रहे थे कि फार्मिंग के लिए जो एमएसपीज हैं वो बढ़ा दी गई थी, तो उसके बेसिस में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त महीने के भी एमपीसी के रिव्यू में, आरबीआई के रिव्यू में वो भी एक और बार दाम बढ़ाएंगे। मेरा अंदाजा है अभी नहीं करेंगे, वो देखेंगे किस तरीके से आगे ग्रोथ और इन्फ्लेशन किस तरीके से जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। You think, sir, that this will boost investor confidence as well? Which part? The industrial production going up. Interest rates at a lower level. I think, generally, as you are already seeing in the equity market valuations, investors are actually expecting an improvement in the Q1 corporate numbers. And overall growth also seems to be increasing. Gradually, yes, but growth seems to be improving. आपने अभी मेंशन किया कि अगर कोई नेगेटिव फैक्टर्स उत्पन्न नहीं होते तो हम आशा कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी और ग्रोथ में हम बढ़त देखेंगे। अगर हम दो जो आजकल के मेन फैक्टर्स जिन पर हमेशा सबकी नजर टिकी रहती है, एक तो ऑयल प्राइसेस और एक जो ट्रेड टेंशन की सिचुएशन है जो यूएस से ओरिजिनेट हुई है और अब पूरे विश्व में उसका हम असर देख रहे हैं, इन दो फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? ये कैसे अफेक्ट करेंगे एक इन्फ्लेशन को और हमारे ग्रोथ को? तो ये दोनों फैक्टर जो आप कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस और जितने ट्रेड वॉर्स की जो इम्पैक्ट होंगे, तो पहले तो हमारे रुपये पे दिख रही है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो काफी वीक होता जा रहा है। हमारा अंदाजा है कि वो भी करीब करीब लेवल ऑफ हो गया है। इसके बाद हमारा अंदाजा है कि ऑयल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रेड क्या टैरिफ्स लगाएंगे ये अभी बहुत अनसर्टेन है, अभी भी ख्याल नहीं है। तो ये दोनों के इफेक्ट इज लाइकली टू बी क्वाइट सिग्निफिकेंट, मैंने एक साथ लेके। और लेकिन यही चीज है कि एफआई हमारे इस बार की ईयर में FY 19 में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, उसके बाद से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू करेगा। अगर हम जो आप ट्रेड टेंशन की बात करें, उसका अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे बताएं कि सब कह रहे हैं कि सप्लाई चेन उससे बाधित हो सकती है, किस तरह का असर हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की प्रॉफिटेबिलिटी पे? कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर खतरा है? वही है कि मैंने पहले तो जितने जो फर्स्ट टैरिफ के राउंड्स आए हैं, टैरिफ इंक्रीजेस के, वो मेटल्स पे आए हैं, स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, वो लाइंस पे देखने को मिले हैं, और बाकी एग्रीकल्चरल टैरिफ्स वगैरह कुछ इसमें आए हैं। तो हमारा अंदाजा है कि ऐसे भी स्टील और मेटल्स में, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस, स्टील प्राइसेस पिछले साल से काफी बढ़ता जा रहा था, तो स्टील कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंप्रूव कर चुकी है। तो थोड़ा बहुत तो एडवर्स इम्पैक्ट आएगा ही, लेकिन हमारा अंदाजा है कि इंडिया, क्योंकि ये ट्रेड टैरिफ से कुछ हमारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी खुलना शुरू हो जाएगा, तो खाली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कि कितनी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबल बिजनेस, उस पर भी असर पड़ेगा। और आप क्या कहेंगे, जो मॉनसून की अभी जो सिचुएशन है वो कितना बड़ा एक फैक्टर है पूरे इकोनॉमी के सेंटिमेंट के लिए, एक्चुअल जमीनी तौर पर जो परफॉर्मेंस हम आगे चलकर देखेंगे? हाँ, ये तो सब समय हर साल ये हम लोग देखते रहते हैं कि ये मॉनसून का ये ऐसा चीज कि हर साल एक थ्रेट रिस्क सिचुएशन बना रहता है।
अभी भी सोइंग थोड़ा सा नीचे है, 10% करीब जो लास्ट में देखा था, और अभी भी थोड़ा रेनफॉल डेफिसिट पे हमारे पूरे देश में, मैंने एवरेज में इसमें थोड़ी सी डेफिसिट है। तो अभी हमारा अभी जुलाई चल रहा है, मिडिल जुलाई है, तो जुलाई और अर्ली अगस्त पे देखते हैं कैसा है। लेकिन हाँ, मैंने रेंज ठीक नहीं रहे तो थोड़ा बहुत तो एडवर्स इफेक्ट तो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए। थैंक यू। थैंक यू। श्रोताओं, ये थे मिस्टर स्वागत भट्टाचार्य, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड रिसर्च एक्सिस बैंक के, जो आज के मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स पर हमसे बातचीत कर रहे थे। और अब रुख करते हैं शेयर बाजारों का। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 282 अंकों से अधिक के उछाल से 36,548 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। ऊर्जा, तेल और गैस और बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स में भारी खरीदारी के बल पर बाजार में ये तेजी आई। तेल से टेलीकॉम तक के कारोबार समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 4.42% का उछाल आया और ये रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ और ये कंपनी फिर से $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में शामिल हो गई। सेंसेक्स आज मजबूती पर खुलने के बाद तेजी दर्ज करता हुआ 36,700 के रिकॉर्ड अंतर दिवसीय उच्चतम स्तर को छू गया। हालांकि इसके बाद हुई मुनाफा वसूली के चलते कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 0.8% की तेजी से 282 अंक बढ़कर 36,548 पर बंद हुआ, जो 29 जनवरी के 36,283 के पूर्व रिकॉर्ड समापन स्तर से अधिक है। 5 सत्रों में अब तक सेंसेक्स लगभग 974 अंकों की कुल बढ़त दर्ज कर चुका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 11,000 के स्तर से फिर ऊपर जाता हुआ 11,078 के आज के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कुल 0.7% की तेजी से 75 अंक बढ़कर 11,023 पर बंद हुआ। 31 जनवरी के 11,028 के समापन स्तर के बाद ये निफ्टी का सबसे उच्च समापन स्तर है। व्यापक बाजार में हालांकि आज गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.5% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 0.1% गिरकर बंद हुआ। The BSE Sensex vaulted over 282 points to end at a record high of 36,548 today on robust buying in energy, oil and gas and banking stocks. Oil to telecom conglomerate Reliance Industries jumped 4.42% to hit its all-time closing high, re-entering the $100 billion market cap club. The 30-share barometer, after opening on a strong footing, gathered momentum to touch an all-time intraday high of 36,700. However, it shed some ground on profit booking before finally finishing at 36,548, up by 282 points or 0.8%, surpassing its previous record closing of 36,283.25 hit on 29th of January. The gauge has now gained nearly 974 points in 5 sessions. The broader NSE Nifty index also reclaimed the 11,000 mark, touching a high of 11,078 before ending at 11,023, up 75 or 0.7%. This is its highest closing since January 31st, when it had ended at 11,028. Broader market declined. The BSE Mid-Cap Index fell 0.5%. The Small Cap Index fell nearly 0.1%. Both these indices underperformed the Sensex. The market breadth indicating the overall health of the market was negative. On the BSE, 1,170 shares rose and 1,469 shares fell. A total of 165 shares remained unchanged. Among the sectoral indices on BSE, the Realty Index down 1.1%, Auto Index down 0.8%, Tech Index down 0.7%, and other sectors underperformed the Sensex. The BSE Finance Index up 0.9%, BankX up 0.9%, Oil and Gas Index up 1.6%, and Energy Index up 3.1%, outperformed the Sensex. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 68.57 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। रुपया कल 68.77 के स्तर पर बंद हुआ था। यामिनी, आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे हैं। सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है और 11,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया है निफ्टी। जो ये हम बाजार में तेजी देख रहे हैं, पिछले 5 सत्रों से लगभग 1,000 अंक बढ़ा है सेंसेक्स। इसके पीछे आपको क्या कारण दिखाई देते हैं और क्या ये ठोस कारण है? आगे भी ये तेजी आप देखते हैं कि स्टेबलाइज्ड रहेगी? इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स के अंदर एक ऑप्टिमिज्म है जो लोगों के अंदर सेंसेक्स के माध्यम से आपको नजर आ रहा है, जहां पे लोगों में विश्वास है कि इकोनॉमी काफी तेज गति से आगे चल रही है। और इसके अगर आप देखें आईआईपी इंडेक्स ही चाहे कहें या ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग कहें या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक हायर कहें, इन सब
चीज़ों से जो है एक तरीके से दर्शाता है कि जो है इकोनॉमी एक आगे की तरफ चल रही है, एक विकास के दौर पे है। Q1 रिजल्ट्स की भी ये उम्मीद किए जा रहे हैं, क्योंकि Q4 रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और Q1 रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसलिए मार्केट्स बढ़ोतरी की तरफ नजर आ रही है। रिफॉर्म के प्रोसेसेस भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस हो, चाहे वो गवर्नेंस के मामले में हो, चाहे वो कोशिश की जाए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात की गई हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। एक कल ही जो है रिलीज हुई थी, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बात की गई थी कि वहां पे कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट्स मदद कर सकती हैं बिजनेसेस को और इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए। उसमें नजर आया कि जो रिफॉर्म के प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाए गए हैं कि जिससे डिजिटलाइजेशन के द्वारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही ऑटोमेटिक अप्रूवल्स आपको मिले, चाहे वो एनवायरनमेंट के हों, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। तो उनसे ये सब नज़र आता है कि जो है मार्केट्स इन सबको एक अच्छे नज़रिए से देख रही हैं और उनके लिए उसको इवैल्यूएट कर रही हैं। So we are converting red tape into red carpet. Yes. And so you think this high Sensex can be attributed to a domestic situation alone, or are we also riding piggyback on global trends? Well, if you look at the trade war which is going on in the markets between US and China, India has been gaining on certain grounds where actually you see China reducing tariffs for India, as well as US coming out and saying that, you know, we are willing to export crude oil to you and we are wanting to consider you for other things. So whereby India is also trying to actually weigh its chances whether it wants to align with the US or it wants to align with China, especially taking care of its interests in the trade which is there. Mm-hmm. So far the trade war has not impacted India adversely, except for that the steel and aluminum tariffs are there for India as well, which the US has put. Otherwise, there does not seem to be a negative impact of the trade war specifically on India. It is causing a positive signs for India, whether it is close proximity with China or whether it's close proximity with US. And also for other countries to see India as an emerging country, India is posing a positive growth rate for them. And so the markets are giving them high returns. So if you look at the Sensex or the Nifty, they are showing positive returns for them for all the sectors which is there. Some sectors are showing negative returns, but most of the sectors are showing a positive I think return. comparatively भारत की जो कम रिलायंस है एक्सपोर्ट्स पे, वो भी इस सिचुएशन में हेल्प करती है, ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन में, बिकॉज एमर्जिंग मार्केट्स में वी आर द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। हाँ, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वही इतनी होती है कि हमें जो है इतने एक्सपोर्ट्स के लिए हम नहीं ध्यान देते, और हमारा एक्सपोर्ट्स इतना हमें नहीं मदद करता हमारे जीडीपी ग्रोथ में या हमारी ओवरऑल ग्रोथ में। तो हमारे जो ट्रेड वॉर की वजह से अगर इफेक्ट होता है तो वो कम होगा। तो इस सिचुएशन में ये एक एडवांटेज बन जाता है। एक एडवांटेज बन जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई शेयर बाजार आज तेजी में रहे। फिलीपींस का बाजार लगभग एक महीने के उच्चतम स्तर के करीब जा पहुंचा और इंडोनेशिया के बाजार में लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज हुई। अन्य व्यापक एशियाई बाजारों में भी कल के सत्र में की भारी गिरावट के बाद आज सुधार दर्ज हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2.1% के उछाल में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% की बढ़त पर बंद हुआ। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% की तेजी में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में भी 0.12% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.2% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में समाचार मिलने तक यहां भी तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.8% के फायदे पर था। फ्रांस के कैक में 0.7% की तेजी चल रही थी और जर्मनी का डैक्स भी 0.6% की बढ़त पर था। I look at the U.S. market. Well, U.S. stocks set for rebound ahead of inflation data. U.S. stocks looked set to resume their recent push higher on Thursday, with equity futures rising amid signs that the U.S. and China are open to discussing their trade dispute in high-level negotiations, potentially heading off a global trade war. The Dow Jones Industrial Average was 0.9%, while the S&P 500 lost 0.7%, while Nasdaq Composite 2 slipped 0.4%.
5%. Well, Yamini, we see that the Indo-US negotiations are all set for no, you don't see any sign of abating of this trade spat, and you think it's actually advantage India, considering also the fact that India now is the 6th largest economy and has left behind France, and they say it may pip Britain too this year. Well, India is growing fast, and in terms of as it has surpassed France, which is there in terms of its being the largest economy, one of the largest economies, we can see a lot of growth in the economy, and whereby the development in the economy indicates clearly that none of the other countries which are the largest economies, whether it is US or the others which is there, can actually ignore India at the moment in any manner. So India also is very strong geographically. So if you want to see political stability in the world economies, and if US wants to take a control over the activities of China, it would have to support India in the geographical stance which is there. And automatically India tends to gain in any of the confrontations which China and US may have with each other which is there. And so automatically China would like to woo India, as well as US would also like to woo India, and they would not want to keep any books in which go against any of the specifically against India. यामिनी, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि कुछ रिपब्लिकन जो वहां पे हैं यूएस में, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स और अमेरिकन बिजनेस और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वर्ल्ड ग्रोथ सफर कर सकती है ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, और इससे पूरे जो सप्लाई चेन्स हैं वो शेकअप हो सकते हैं. सो आपको लगता है कि इस पूरे प्रेशर के अंडर आके शायद ये टॉक सक्सेसफुल होंगी एंड ये ट्रेड वॉर होपफुली और आगे ना बढ़े? $34 बिलियन का तो ऑलरेडी लग चुका है टिट फॉर टैट टैरिफ. अगर देखें यूएस और चाइना के जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है अब ईच अदर से, क्योंकि जो उनकी जो सप्लाईज हैं मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की जिनके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो काफ़ी हद तक चाइना से आ रहे हैं. और जैसे उन्होंने कहा $500 बिलियन की बात है ट्रेड डेफिसिट्स के अंदर. तो जब आप इन दोनों को नज़र करते हैं तो जो है ये कहना मुश्किल है कि नुकसान नहीं होगा. नुकसान तो दोनों ही देशों को होगा जब ट्रेड वॉर होगी, और सिर्फ इन दोनों देशों को नहीं होगा, और भी देश जो यूएस को फॉलो करेंगे वो जैसे जैसे टैरिफ्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वर्ल्ड रिग्रेस करेगा उस स्टेज की तरफ जहां पे प्रोटेक्शनिज्म था पहले, और प्राइसेस बढ़ेंगे. सबसे बड़ी बात प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, और जिस पिछले 1990 से लेकर के अब तक पिछले 2 दशक में हमने जहां इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है कंज्यूमर चॉइसेस में, कंज्यूमर गुड्स में, कैपिटल फ्लोज में, या लोगों के आपस में एक दूसरे को समझने में, वो सब रिग्रेस बैक करेगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा. And this might have a ripple effect on the global economy. This will have a ripple effect on the global economy, and all the economies trying to protect their national interests, and in the means of protecting their national interests, they will start creating walls again, which will actually hamper the overall development of industries and the growth of the different economies. Instead of a win-win, which it should ideally be in a global scenario, we can almost see a lose-lose situation. Yes, a lose-lose situation. Mm-hmm. Only those economies which did not gain out of this globalization process would still be the ones who would not be affected. But otherwise, all those economies, especially the emerging economies which have gained in the past 2 to 3 decades from the globalization process which is there, would tend to lose from this. Right. We move on to another story now. Well, government raises threshold limit for filing appeals in tax cases. Stating this, the Finance Minister Piyush Goyal said today that this step has been taken to bring down litigation by 41%. He said the tax department can now file appeals in ITAT or SESTAT only if the tax amount involved is 20 lakh rupees or more, up from 10 lakh rupees at present. Appeals would be filed in high courts if the tax amount involved in litigation is 50 lakh rupees. For appeals in the Supreme Court, the threshold limit has been hiked to 1 crore rupees. This step has been taken as about 5 lakh crore rupees has been stuck in litigation. He said the move is to create trust in the tax administration and give relief to honest,
small and mid-sized taxpayers. The higher limit would mean that 34% of the tax cases filed in Income Tax Appellate Tribunal, ITAT, will be withdrawn, while 48% of the cases in high courts would be withdrawn. Similarly, 54% of cases in the Supreme Court will be withdrawn. Mr. Goel said, besides giving relief to taxpayers, the move is also based on premise that the cost of litigation is sometimes more than the recovery sought. He said that only cases where substantial point of law is involved will be appealed against. Yamini, you see this as we have a burgeoning stock of pending legal cases. You think this will really go a long way in bringing down litigation? Well, yes, it takes a long number of years before a litigation actually gets decided. And the amount of money that somebody spends on the litigation is much more higher than what they're supposed to recover from the taxpayer. And it is a burden for both the taxpayer and the tax authorities to actually pursue this litigation. So it is best to actually pursue those litigations which are of a much higher value and have a substantive effect over the tax laws which are there, or have a repercussion on the taxpayers who are wanting to pay according to a particular law which is there. So because a particular decision would be taken by the other taxpayers as a specific decision in their favor, if those particular cases are then dealt at higher courts where you don't want taxpayers to misuse the laws, then those tax appeals are favorable in nature. लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नाबार्ड ने लोगों और किसानों के लिए योजना बनाने और उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाबार्ड के स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने आशा व्यक्त की कि भारत अगले वर्ष 5वें स्थान पर आ जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी का कैसे तेज गति से उन्मूलन किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पर अभी भी बहुत दबाव है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। श्री जेटली ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से किसानों की आय दोगुना करने का सपना सच होगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी कि क्या 2 फोकस एरियाज होंगे जो आपको लगता है कि फार्मर्स को हेल्प करेंगे? एमएसपीज ऑलरेडी सरकार ने बढ़ाए हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि फार्मर्स की जो टेक्नोलॉजी है और जो कैपिटल इंटेंसिव बनाया जा सके एग्रीकल्चर, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि जो फार्मर्स हैं उनके पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हों और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में सफिशिएंट हो ताकि डेवलपमेंट हो सके। इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, ये सब प्रोवाइड कर सकें। Indeed, the role of NABARD cannot be underestimated in the development of cottage industries, small-scale industry, village industry, and other rural industries. Well, moving on to another story on oil. Oil prices rallied today, recouping some ground after sharp losses the previous session when Libya said it would resume oil exports. Brent crude prices jumped 92 cents and was up at $74.32 at the time of report, while WTI prices also edged higher 51 cents at $70.89 a barrel. यामिनी, ये कितना बड़ा एक चैलेंज है भारतीय इकोनॉमी के लिए, और क्या लगता है आपको ईरान की जो सिचुएशन है, क्या वो रेजोल्यूशन उसका आता हुआ दिखाई दे रहा है? माना जा रहा है कि जो है हम इंपोर्ट काफी हद तक करते हैं ईरान से, तो ये इंपोर्ट्स एकदम से बंद तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएस से, जिसको वो कंसिडर कर सकता है, क्योंकि जो है वो अभी चाइना के साथ ट्रेड वॉर में है, तो हो सकता है कि वो इंडिया की रिक्वेस्ट मान ले। ये भी माना जा रहा है कि अगर वो ईरान से मना करता है तो यूएस अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल जो 8 बिलियन बैरल्स थे वो अब 15 बिलियन बैरल्स इंडिया को करेगा, जो है वो वहां पे बढ़ोतरी करेगा, और इंडिया रशिया और बाकी जगहों से भी कोशिश करेगा ऑयल लेने की। अब चलते चलते सराफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 140 रुपए सस्ता होकर 31,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 470 रुपए की भारी गिरावट से 40,030 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल के कारोबार में न्यूयॉर्क के बाजार में सोना 1.12% सस्ता हुआ और चांदी 1.53% की गिरावट में रही। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आई और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी। धन्यवाद।
धन्यवाद. Well, before we close, a reminder of the headlines. Industrial production grows by 3.2%. Inflation moves up to 5%. BSE Sensex closes at a record high of 36,548. Nifty crosses the 11,000 psychological mark. And government raises threshold limit for filing appeals in tax cases. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of my co-anchor Sonu Sood and myself, Lalema Aneja Dang, we end this program. Goodbye.